हम बात कर रहे थे आपके प्रगतिशील परिवर्तन के बारे में, ठीक है। प्रगतिशील परिवर्तन में ये जो कैरेक्टर्स इसमें थे वो कैरेक्टर्स अब इसमें क्या होंगे, थोड़े प्रोग्रेस करेंगे, मतलब प्रगति करते हैं वो। अब जैसे इसमें क्या पाए जाते हैं, 4 बड़े साइज के एक्टोडर्मल एम्पुली क्या पाए जाते हैं, एक्टोडर्मल एम्पुली पाए जाते हैं, और साथ में 2 छोटे छोटे, ठीक है। 4 तो बड़े होते हैं एक्टोडर्मल एम्पुली, लेकिन 2 छोटे साइज के भी होते हैं एक्टोडर्मल एम्पुली। इसमें आपका एडिसिव पेपिली ऑलरेडी क्या हो चुका होता है, वो विलुप्त हो चुका होता है, ठीक है। इसमें ऑटोसिस्ट वो गायब हो जाती है, और आपकी टेल जो थी वो भी पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक। और इसमें जो हार्ट होता है, हार्ट में क्या देखने के लिए मिलता है, हार्ट पर पेरिकार्डियम आ जाता है। पेरिकार्डियम कहाँ पर होता है भाई, पेरिकार्डियम हार्ट के ऊपर ही तो लेयर में प्रेजेंट रहती है, और साथ में इसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बन जाता है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। इन सभी तंत्रों का विकास होता है आपके इस एक एडल्ट में, ठीक है। ये एडल्ट किसी न किसी आधार से चिपका रहता है, ठीक। तो अब क्लियर है ये बेटा, क्यों भाई, क्लियर है ना। अगर हम बात करें इसमें क्या चीज प्रेजेंट रहता है, ब्रैंकियल सैक। तो ब्रैंकियल सैक में पाया जाते हैं आपके बहुत सारे नंबर में स्टिग्मेटा, जिनमें क्या बन जाते हैं, सीलिया। बताया था ना आप लोगों को कि यहाँ पर ये स्टिग्मेटा होते हैं 2 लाख के अबव, जिसमें सीलिया बनते हैं। और ये सीलिया कहाँ काम करते हैं, ये हेल्प करते हैं इनके डाइजेशन में। जब ये वाटर आता है इनका किसमें से आता है, आपका ब्रैंकियल अपर्चर में से होता हुआ आता है। तो क्या इसके जो स्टिग्मेटा होते हैं, इसके सीलिया हेल्प करते हैं ना, सिर्फ वो पानी को बाहर आने देते हैं, फूड मटेरियल को इस ब्रैंकियल सैक में ही रोक लेते हैं, है ना। तो ये सब सीलिया वगैरह का विकास जो है वो यहाँ प्रगतिशील परिवर्तन में ही देखने को मिलता है, ठीक है। मैम एक और हाँ, ठीक है। तो चले फिर, सविता क्लियर हो गया बेटा। चलिए अब यहाँ कंप्लीट होते हैं आपके एसिडियंस लार्वा एंड देयर मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। मतलब एसिडियन लार्वा और उनमें कायांतरण, ये टॉपिक यहाँ पर फिनिश होता है। अब हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट उसकी, मैम इसकी भी ले लो, ये लो लो, इसका स्क्रीनशॉट ले, यस गुड। देखें अब हम बात करेंगे सिफेलोपॉड्रेट के बारे में। ठीक है, आज से स्टार्ट होता है आपका टॉपिक सिफेलोपॉड्रेटा, ठीक है। सिफेलोपॉड्रेटा को अगर मैं डिवाइड करती हूँ, ठीक है, अगर मैंने सिफेलोपॉड्रेटा को डिवाइड किया तो मुझे यहाँ 2 टर्म देखने को मिलेंगे, कौन कौन से, सिफेलो एंड पॉड्रेटा, ठीक है। सिफेलो, सिफेलो मीन होता है सिफेलम से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसमें होता है आपका हेड, ठीक है। क्वाड्रेटा मीन क्वाड्रेट, ये तो आपको पता है। तो कहने का मतलब ये है सिफेलोपॉड्रेटा में ऐसे एनिमल्स आते हैं जिसमें क्वाड्रेटा के जो लक्षण हैं, मैं डायरेक्ट यहाँ पर लक्षण लिख देती हूँ, ठीक है। क्वाड्रेटा के जो लक्षण होते हैं वो लक्षण इसके हेड रीजन तक जाते हैं, मतलब उसके सिर तक जाते हैं। जो क्वाड्रेटा के लक्षण होते हैं, जो नोटोकॉर्ड होती है इसमें
वो कहाँ तक जाएगी, उसके सिफेलम मतलब हेड रीजन तक जाएगी। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, सिफेलोक्वाड्रेटा में रखते हैं। ठीक है, एक बार फिर रिपीट करते हैं, सिफेलोक्वाड्रेटा आपका स्टार्ट हुआ है। सिफेलोक्वाड्रेटा में हम स्टडी करेंगे ब्रैंकियोस्टोमा यानी कि एम्फिओक्सिस के बारे में। तो पहले हम बात कर लेते हैं अपने सिफेलोक्वाड्रेटा के बारे में। यहाँ सिफेलोक्वाड्रेटा को मैंने बीच में से डिवाइड किया तो दो टर्म देखने को मिले मुझे, सिफेलो एंड क्वाड्रेटा। सिफेलो मतलब होता है हेड, हेड रीजन मतलब सिर, और क्वाड्रेटा मीन क्वाड्रेट। ठीक है, तो कहने की बात यह है कि सिफेलोक्वाड्रेटा के सदस्यों में जो क्वाड्रेट के लक्षण होते हैं वो कहाँ तक देखने को मिलते हैं, उसके पूरे हेड रीजन तक। ठीक है, अभी डायग्राम बनेगा तब आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो सिफेलोक्वाड्रेटा में हम स्टडी किसके करेंगे, ब्रैंकियोस्टोमा की। ठीक है, चलें, हाँ डिजाइन हो गई थी। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पलास। क्या नाम था, पलास। आप कहेंगे इसको पैलास भी देखेंगे। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट जिनका था पलास, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने जब ब्रैंकियोस्टोमा को देखा था, ठीक है, ब्रैंकियोस्टोमा को, ठीक है, जब आपने ब्रैंकियोस्टोमा को पलास ने देखा था तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो ब्रैंकियोस्टोमा है ये संग मॉलस्क का एनिमल है। क्या समझे थे ये कि ये मॉलस्क का है। नहीं 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 नहीं, नहीं। थैंक यू। ठीक है, किसका समझे थे ये, मॉलस्क का समझे थे ये। ठीक है, तो लेकिन कुछ टाइम के बाद एक साइंटिस्ट और आए जिनका नाम था कोस्टा। क्या नाम था, कोस्टा। कोस्टा ने क्या कहा कि नहीं, ये ब्रैंकियोस्टोमा जो है वो मॉलस्क का एनिमल नहीं है। उन्होंने, कोस्टा ने इसको नाम दिया था ब्रैंकियोस्टोमा। किसका नाम दिया था, ब्रैंकियोस्टोमा का नाम दिया था। लेकिन कोस्टा के बाद एक और आए थे साइंटिस्ट जिनका नाम था येरेल। क्या नाम था, येरेल। येरेल ने क्या कहा कि यस ये मॉलस्क नहीं है, और ये ब्रैंकियोस्टोमा को येरेल ने कहा था एम्फिओक्सिस। क्या कहा था, एम्फिओक्सिस। तो एम्फिओक्सिस टर्म जो था वो येरेल ने दिया था। ठीक है, तो आज एक काम करते हैं, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। आपका नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है जो जिसका नाम है सिफेलोक्वाड्रेटा। सिफेलोक्वाड्रेटा मतलब क्या होता है, इसमें क्वाड्रेटा के जो लक्षण होते हैं क्लास, वो जो इसके एनिमल्स होते हैं सिफेलोक्वाड्रेटा के, मैंने एग्जाम्पल ले लेती हूँ, चलो ब्रैंकियोस्टोमा। ठीक है, तो ब्रैंकियोस्टोमा के हेड रीजन तक जाएंगे। सिफेलोमीन क्या होता है, हेड। तो क्वाड्रेटा के लक्षण जो हैं मतलब नोटोकॉर्ड जो है वो कहाँ तक जाएगी, उसके हेड रीजन तक जाएगी। ये नोटोकॉर्ड जो होती है वो नर्व कॉर्ड से भी आगे तक जाती है, वो उससे भी बड़ी होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ी हिस्ट्री के बारे में। तो एक साइंटिस्ट जिनका नाम था पलास, उन्होंने क्या कहा कि ये जो ब्रैंकियोस्टोमा है ये मॉलस्क में आता है, संघ मॉलस्क में। ठीक है, लेकिन एक साइंटिस्ट और आए थे जिनका नाम था कोस्टा, उन्होंने कहा नहीं ये मॉलस्क, संघ मॉलस्का का नहीं है, ये क्वाड्रेट में एक क्लास होती है। ठीक है, तो उन्होंने उस क्लास में रखा था और नाम दिया था उसको ब्रैंकियोस्टोमा। ठीक, उसके बाद फिर एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था येरेल। येरेल ने कहा नहीं, इनको हम एम्फिओक्सिस के नाम से जानते हैं। एम्फी माने होता है दो, क्योंकि ये दो तरीके से अपनी जिंदगी जीते हैं। किस तरह से, बात कर लेते हैं अभी हम। चले फिर, इतना समझ में आया ना। चले, अब पहले हम बात कर लेते हैं इसके क्लासिफिकेशन की, वर्गीकरण की। फाइलम क्वाड्रेटा,
ठीक है, अब हम बात करते हैं गुड इसमें। देखो अब हम बात कर लेते हैं ब्रैंकियोस्टोमा के वर्गीकरण के बारे में। तो इसमें ये किस में आएगा भाई, फाइलम होता है कॉर्डेट। क्यों रखते हैं हम किसी एनिमल को कॉर्डेट में, क्योंकि इसमें हम मेनली 3 कैरेक्टर लेके चलते हैं, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड और फेरेंजियल गिल स्लेट्स। ठीक है, ये 3 कैरेक्टर जिस एनिमल की किसी भी स्टेज में मौजूद हो, लेकिन मौजूद होने चाहिए। जैसे हमने भी थोड़े टाइम पहले किसके बारे में बात की थी, हर्डमानिया के, ठीक है। तो उसमें क्वाड्रेट के लक्षण सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक थे, उसके लार्वल स्टेजेस तक थे, लेकिन थे। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, थे। ठीक है, इसीलिए क्वाड्रेटा में क्या होते हैं, ऐसे एनिमल्स जिनमें ये 3 कैरेक्टर्स जो है किसी भी स्टेज में मौजूद होने चाहिए, भले ही वो लार्वल स्टेजेस क्यों ना हो। ठीक, नेक्स्ट आता है सबफाइलम। ये रखा जाता है सबफाइलम कौन सा है, एक्रेनिएटा। एक्रेनिएटा में हम कौन से एनिमल्स रखते हैं, जिनमें क्रेनियम एब्सेंट होता है। क्रेनियम जो है वो एब्सेंट होता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है क्रेनियम क्या होता है, तो एक्चुअली क्रेनियम मतलब ये कपाल जिसे बोलते हैं हम, ठीक है, स्कल। ठीक है, तो इसमें क्रेनियल नर्व्स होती है ना, इसमें जाती है जो, तो क्रेनियम जो है वो जिसमें नहीं पाया जाता। देखिए ए क्रेनिएटा को, ए एंड क्रेनिएटा, ए मतलब होता है एब्सेंटीज, अनुपस्थिति। किस, क्या चीज अनुपस्थित है इसमें, क्रेनिएटा मतलब क्रेनियम। तो इसमें क्रेनियम नहीं पाया जाता, क्रेनियम एब्सेंट होता है। सिफेलोक्वाड्रेटा, तो यस सिफेलोक्वाड्रेटा का हम क्या बोलते हैं, इसमें क्वाड्रेटा के लक्षण जो हैं वो इसके पूरे सिर तक जाएंगे, और नोटोकॉर्ड जो है वो नर्व कॉर्ड से भी आगे तक जाती है। ठीक, जीनस तो है ही इसका ब्रैंकियोस्टोमा। ठीक है, वर्गीकरण क्लियर है आप लोगों को। फिर आगे चलें, आगे बात कर लेते हैं फिर।
हाँ भाई, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, हम बात करने वाले हैं इसके हैबिट व हैबिटेट के बारे में। तो जो ब्रैंकियोस्टोमा होता है, ठीक है, ये उपस्थित होता है जो कोस्टल एरियाज होते हैं ना, मतलब समुद्री किनारे, ठीक है। तो समुद्री किनारे के पास जो एक छिछली मिट्टी रहती है, हमेशा क्या मौजूद रहती है, छिछली मिट्टी मौजूद रहती है ना, वो क्या काम करती है, ये हमेशा उसमें बिल बनाकर रहते हैं, ठीक है। और बिल बनाने का भी एक तरीका होता है, ये क्या करते हैं, ये अपना आधा शरीर, मतलब आधा शरीर इनका इस मिट्टी में धंसा रहता है और आधा शरीर यहाँ इसके बाहर निकला रहता है, ठीक है। जब भी इसको भोजन की जरूरत होती है, मतलब जब भी इसको खाने के लिए जरूरत पड़ती है, तो ये क्या करता है, ये समुद्र में जाता है, वहां खाता है, लेकिन जैसे ही इसको थोड़ी सी भी आहट मिलती है, ये फटाफट से बाहर निकलकर अपने बिल में घुस जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि ये दोहरी जिंदगी जीते हैं। दोहरी जिंदगी जीने से मतलब ये दोहरी तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं, इसका हैबिटेट जो होता है ना, वो दोहरा होता है, क्योंकि इसमें ये समुद्र में भी रहते हैं और बिल बना के इस पृथ्वी के उस पर भी रहते हैं, है ना, क्योंकि ये तो भाई मिट्टी है, छिछली मिट्टी जो कहाँ मौजूद होगी, जो कोस्टल एरियाज होते हैं समुद्री किनारे के पास में, ठीक है। अब जरा इसके स्ट्रक्चर को देखिएगा क्लास आप। अच्छा ठीक है, अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर को, तो देखें इसमें सबसे आगे की तरफ जो एंटीरियर पार्ट होता है, अग्रभाग इसका, वहां पर एक प्रोथ पाया जाता है। प्रोथ बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोला जाता है स्नॉट, ठीक है। इस स्नॉट को बोलते हैं हम रोस्ट्रम, ये नुकीला हिस्सा देखते हैं ना, जैसे आपने प्रॉन में देखा होगा, सिमिलरली ऐसा ही हिस्सा इसमें भी देखने को मिलता है, इसको भी क्या बोलते हैं हम, रोस्ट्रम के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम फिन्स की बात करें, किसकी, फिन, फिन समझते हैं आप लोग फाइनल ईयर, पंख जानते हैं, एक होते हैं पक्षियों में पंख जिन्हें हम फेदर बोलते हैं, लेकिन अगर हम पंख बोलते हैं मछलियों में या किसी एक्वेटिक में, तो वहां पर एक टर्म यूज होता है फिन, ठीक है, तो यहाँ पर हम फिन बोलेंगे उसको। तो एम्फिओक्सिस में या ब्रैंकियोस्टोमा, इसमें 3 टाइप्स के फिन्स देखने को मिलेंगे। कौन कौन से होंगे, फर्स्ट इज जो इसके डॉर्सल वाले रीजन में होंगे, ये डॉर्सल रीजन है, उस पर एक फिन प्रेजेंट रहता है जिसे बोलते हैं हम डॉर्सल फिन। एक वेंट्रल हिस्से में मौजूद होता है जिसे हम बोलते हैं वेंट्रल, ठीक है, वेंट्रल फिन ये, ठीक है, ये वेंट्रल फिन। और एक पीछे की तरफ जो पूंछ बनाता है ये, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कॉर्डल फिन, क्या बोलते हैं, कॉर्डल फिन। तो यहाँ पर 3 फिन देखने को मिलेंगे आपको, डॉर्सल फिन जो इसके एम्फिओक्सिस के डॉर्सल वाले रीजन में मौजूद है, एक फिन उसे बोलते हैं डॉर्सल फिन। एक ऐसा फिन जो इसके वेंट्रल अधर वाले हिस्से में मौजूद होता है, उसे बोला जाता है वेंट्रल फिन, ठीक है। और एक इसका पूंछ वाला हिस्सा जो होता है ये, इससे बोला जाता है कॉर्डल फिन, ठीक है। अब डॉर्सल फिन के नीचे एक रे मौजूद होती है जो उसके बॉडी में रहती है, जिसे बोला जाता है डॉर्सल फिन रे, क्या बोला जाता है, डॉर्सल फिन रे बोला जाता है, ठीक है। और इसी तरह से वेंट्रल फिन के साथ भी एक रे मौजूद रहती है इस वेंट्रल फिन के नीचे, जिसे बोला जाता है वेंट्रल फिन रे, ठीक है, क्या है ये, वेंट्रल फिन रे। इसमें एनस भी मौजूद है, ठीक है, एक छोटा सा पोर पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं एट्रियोपोर, ठीक है। और इसमें कुछ संख्याओं में क्या मौजूद होते हैं, गोनेड्स, क्या मौजूद होते हैं, गोनेड्स। देखिए अगर हम बात करें इसके एंटीरियर पार्ट की, तो इसके एंटीरियर पार्ट पे एक माउथ प्रेजेंट रहेगा जिसे हम बोलते हैं ओरल हुड, क्या बोलते हैं उसे हम, ओरल हुड। इस ओरल हुड के चारों तरफ कुछ टेंटिकल्स पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, टेंटिकल्स। ये टेंटिकल्स होते हैं अप्रोक्स 22, जिन्हें बोला जाता है ओरल सिराई। ये देखें, ये देख रहे हैं ना ओरल सिराई, ये ओरल सिराई इस पे प्रेजेंट रहते हैं। ये इसका काम क्या रहता है ओरल सिराई का, ये व्हील ऑर्गन वगैरह बनाते हैं, और साथ में इनको स्वाद का जो भाई ज्ञान कराता है ना एम्फिओक्सिस को, वो ये ही कराते हैं ओरल सिराई, ठीक है। क्लियर है फाइनल ईयर इसका डायग्राम,
चले फिर आगे की बात कल बताते हैं हम। मैम कट कर